हेलो फ्रेंड, स्वागत है स्टडी विथ चंदन कुमार यादव में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स है प्राचीन बिहार का इतिहास। हमने बिहार का भूगोल, बिहार की नदियाँ और बिहार से जुड़े अन्य सभी प्रश्नों को देख लिया था दोस्तों, टॉपिक्स को देख लिया था। अब हमारा टॉपिक्स है नया दोस्तों, जिसमें हम बिहार के इतिहास में पढ़ेंगे दोस्तों। इतिहास को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे दोस्तों: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक बिहार का इतिहास दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं दोस्तों बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों कि इतिहास किसे कहा जाता है। तो बीते हुए कल के उस भाग को इतिहास कहा जाता है जिसका लिखित विवरण हमारे पास उपलब्ध है, और जो हमारे पास जिस काल के लिए लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, मतलब कि कुछ पत्थर या कुल्हार या अलबल जैसी उपलब्ध है, तो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब कि इतिहास, लिखित इतिहास उपलब्ध होने के पहले का काल प्राग ऐतिहासिक काल। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल अभी जानेंगे दोस्तों। तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। कौन कौन से सामग्री उपलब्ध है दोस्तों? पत्थर के औजार, कुछ हड्डियों के उपकरण तथा कुछ अन्य पुरातात्विक सामग्री आदि तथ्यों के रूप में प्राप्त होते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल चूँकि लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है दोस्तों, इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब है इस काल के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं और क्या क्या विशेषता है इनमें। तो और पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल मूलतः पाषाण युग की सभ्यता है दोस्तों, जब पत्थर से मनुष्य काम करता था दोस्तों। तो पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अवशेष दोस्तों दक्षिण बिहार के नालंदा, मुंगेर, गया से प्राप्त हुआ दोस्तों। ये जो प्राप्त हुए अवशेष उसमें कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी प्रमुख है दोस्तों। ये सभी चीज़ दोस्तों पत्थर से बने हुए थे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल। मतलब कि जो पूरा पाषाण काल के बाद आया उसको मध्य पाषाण काल। इस काल के अवशेष दोस्तों मुंगेर से प्राप्त हुए हैं, जिसमें पत्थर के औजार प्रमुख है। इसमें भी पत्थर के औजार, पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से करता था दोस्तों मनुष्य। अब आते हैं नव पाषाण काल। इस काल के अवशेष चिरांद और चेचर से प्राप्त हुए हैं। इसमें पत्थर और हड्डी से बनी हुई वस्तुएं प्रमुख थी दोस्तों। मतलब कि अब दोस्तों नव पाषाण काल के मनुष्य पत्थर और हड्डी दोनों का उपयोग करना सीख गए थे दोस्तों। अब पाषाण काल के बाद होता है दोस्तों, इसे हम सब पढ़ेंगे दोस्तों, एक पूरा इसका विवरण हम पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हम भारत का इतिहास बताएंगे दोस्तों। उसमें पूरा विवरण रहेगा दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का पूरा विवरण भारत के उपलक्ष्य में। अभी हम इसका कुछ शॉर्टकट पढ़ रहे हैं दोस्तों। पाषाण काल के बाद दोस्तों मनुष्यों द्वारा तांबा की खोज की गई दोस्तों, और उसी को इसलिए ताम्र पाषाण काल कहा गया दोस्तों। इस काल के प्रमुख अवशेष चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर, ताराडी, मांझी से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इन स्थानों को याद रखना होगा दोस्तों, कहीं कहीं परीक्षा में पूछ दिया जाता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा स्थान है जिसमें नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कर लिख देगा चिरांद, चेचर और बहुत सी जगह लिख देगा दोस्तों। इसमें बीपीएससी में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसलिए इन स्थानों को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, हम जानते हैं ताम्रपाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ होता है। सिंधु घाटी सभ्यता जानते हैं दोस्तों, ये मूलतः भारत के दक्षिण पश्चिम सीमा प्रांत में था दोस्तों, इसलिए इसका विस्तार बिहार तक नहीं हुआ था दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उपलक्ष्य में बिहार से कुछ विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ, और वैदिक सभ्यता जानते हैं दोस्तों आर्यों के द्वारा शुरू की गई। तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में, और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाए दोस्तों। वैदिक काल दोस्तों, वैदिक काल देखते हैं दोस्तों कि बिहार का वर्णन मिलता है कि नहीं आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक काल में बिहार का प्रथम वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है दोस्तों।
शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है दोस्तों, जो बहुत सी जानकारी देता है दोस्तों इतिहास के बारे में। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट और व्रत शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों वैदिक काल में ही चारों वेद का गठन हुआ था दोस्तों, खोज हुई थी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में विदेह राज्य का वर्णन मिलता है दोस्तों। यजुर्वेद हमने बताया दोस्तों 4 वेद हैं, तो यजुर्वेद में बिहार राज्य का विदेह राज्य का वर्णन मिलता है, जिसके संस्थापक नेमि विदेह थे। इसी वंश के 25वें राजा जनक थे, जिनके पुत्री का नाम सीता था। हम जानते हैं दोस्तों सीता माता को, जिनका विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ था। अब आते हैं दोस्तों वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है दोस्तों, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब आते हैं दोस्तों आर्यों के प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटा हुआ था दोस्तों, कुल, ग्राम, 20, जन और राष्ट्र। अब यही जन देखिए दोस्तों, इसमें कुल, ग्राम, 20, जन और राष्ट्र, मतलब कि राष्ट्र से छोटा था जन। यही जन है जो दोस्तों ऋग वैदिक काल में ये जन हुआ, और उत्तर वैदिक काल में जनपद, और उससे के बाद उत्तर वैदिक के बाद वह महाजनपद में बदल गया दोस्तों। और आगे चलकर भारत में 16 महाजनपद का गठन हुआ दोस्तों, जिसका हमें इतिहास के ग्रंथ अंगुतर निकाय से मिलती है दोस्तों। तो महाजनपद का विकास के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से मिलती है दोस्तों। उस समय भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था दोस्तों। हम ये सब प्राचीन बिहार के इतिहास में ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बिहार के प्रमुख धर्म दोस्तों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके अगले वीडियो में हम सब वो सब अध्ययन करेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों भारत मतलब 16 जनपदों में विभक्त था, तो उस समय बिहार में कितने जनपद थे। तो 16 जनपदों में से 3 महाजनपद का विकास बिहार क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। ये पहला था दोस्तों अंग, जो अभी भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। ये इसी को अंग कहा जाता था दोस्तों, भागलपुर और मुंगेर के सम्मिलित रूप को, और इसकी राजधानी अंग की राजधानी चंपा थी दोस्तों। मगध का क्षेत्र दोस्तों, दूसरा मगध दोस्तों, मगध महाजनपद। इस महाजनपद का क्षेत्र पटना, गया और नालंदा तक फैला हुआ था दोस्तों। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी दोस्तों। मगध का इतिहास बहुत प्राचीन है दोस्तों, हम आगे चलकर पढ़ेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बज्जी दोस्तों। इस महाजनपद का क्षेत्र मुजफ्फरपुर और दरभंगा तक फैला हुआ था दोस्तों। इसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला थी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों ये जो 3 महाजनपद थे, अंग महाजनपद, मगध और बज्जी, इनमें सबसे ज़्यादा विकास हुआ दोस्तों मगध का। मगध का विकास के कुछ प्रमुख कारण थे दोस्तों कि यहाँ शक्तिशाली राजा हुए, और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ भौगोलिक स्थिति भी कुछ खास थी दोस्तों, जिससे यहाँ का विकास ज़्यादा हुआ दोस्तों। और ये जैसे जैसे मतलब कि एक तरह से इसी के साथ भारत का इतिहास भी प्रारंभ होता है दोस्तों, और मगध का इतिहास भी बिहार का। अब दोस्तों बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास दोनों समानांतर रूप से आगे बढ़ती है दोस्तों, क्योंकि मगध में प्रमुख राजवंश आते हैं दोस्तों, जो पूरे भारत पर भी शासन करते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे वंश भी थे दोस्तों जो पूरे भारत पर शासन किया दोस्तों, जैसे शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश। ये ऐसे वंश थे दोस्तों जो पूरे भारत पर शासन किया दोस्तों। मगध से इनका विस्तार हुआ और पूरे भारत में फैल गए हैं दोस्तों। तो मगध का उत्कर्ष, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन थे दोस्तों? बृहदत्त थे। इनकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। जरासंध का उल्लेख हमसे पढ़ते हैं दोस्तों महाभारत में। इनके पिता का नाम क्या था? बृहदत्त। अब आते हैं दोस्तों मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश। तो पहला दोस्तों बृहदत्त के वंशीय हो गए दोस्तों, बृहदत्त वंशीय हो गए दोस्तों। दूसरा हर्यक वंश हो गया दोस्तों। तीसरा शिशुनाग वंश हो गया दोस्तों। फिर नंद वंश हो गया दोस्तों। मौर्य वंश हो गया दोस्तों। गुप्त वंश हो गया और फिर पाल वंश हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बृहदत्त के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था दोस्तों? बृहदत्त था दोस्तों। महाभारत के अनुसार बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था दोस्तों।
जरासंध के पिता का नाम क्या था दोस्तों? बृहद्रथ। अब आते हैं दोस्तों, जरासंध एक प्रतापी सम्राट थे दोस्तों। पुराणों में जरासंध वध की कथा है, हम सब जानते हैं दोस्तों। महाभारत भी देखे हैं दोस्तों, उसमें कैसे कैसे जरासंध, राजा जरासंध का वध किया जाता है, ये सब हम सब देख चुके हैं दोस्तों। इसमें जरासंध को बृहद्रथ वंश का नवम राजा कहा गया है दोस्तों। उसने काशी, कौशल, चेदी, विदेह, अंग, कलिंग, पांड्य आदि राजाओं को पराजित किया था दोस्तों। महाभारत के अनुसार जरासंध वध के पश्चात मगध साम्राज्य प्रभावहीन हो गया दोस्तों। मतलब कि हम जानते हैं दोस्तों, महाभारत के बाद दोस्तों, महाभारत में दोस्तों जब भीम ने जरासंध की हत्या किया दोस्तों, तो उस समय जरासंध को ये, तो ठीक है दोस्तों, महाभारत के अनुसार जरासंध वध के पश्चात मगध प्रभावहीन हो गया था दोस्तों। जरासंध के पश्चात सहदेव मगध का शासक हुआ। सहदेव के पश्चात बृहद्रथ वंश के अंत तक मगध पर 32 राजाओं के शासन का उल्लेख मिलता है दोस्तों। लेकिन प्रमुख राजा जो थे वो जरासंध के बाद सहदेव हुए, और सहदेव के बाद जो अंतिम राजा, उसी के बारे में पढ़ने को मिलता है दोस्तों। तो इसका हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय थे दोस्तों, जिसकी हत्या उसका एक मंत्री पुलिक ने कर दी थी दोस्तों, और अपने नाबालिग पुत्र को मगध के सिंहासन पर आसीन कर दिया। जब ये अपने नाबालिग पुत्र को आसीन कर दिया दोस्तों, तो इससे नाराज होकर भट्टिय नामक एक सामंत ने उस नाबालिग राजा की हत्या कर दी दोस्तों। और यही भट्टिय राजा था दोस्तों जो बिंबिसार का पिता था दोस्तों। और फिर इसी बिंबिसार ने मगध में एक विशाल साम्राज्य हर्यक वंश की स्थापना की दोस्तों। मगध राजा भट्टिय का पुत्र बिंबिसार था दोस्तों। इसने अपनी शक्ति बल के आधार पर मगध में एक नवीन वंश की स्थापना की, जिसे हर्यक वंश कहा गया दोस्तों। जिसे अब हम फिर पढ़ेंगे दोस्तों, अब एक एक करके दोस्तों। हर्यक वंश, सभी वंश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, गुप्त और पाल वंश के बारे में दोस्तों। तो अगले टॉपिक्स में हम सब हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग।